हमारे साहब श्री रत्नाकर राव जी शिरडी में आप लोगों की मदद के लिए आए हैं और कुलकर्णी सरकार की सम्मति से उन्होंने किसानों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जो भी किसान प्रति बीघा सबसे ज्यादा फसल पैदा करेगा उस किसान को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। उस विजेता को कोई और नहीं बल्कि हमारे श्री रत्नाकर जी खुद पुरस्कृत करेंगे। कुलकर्णी सरकार की सहमति से कल तक ये लोग हम किसानों की जमीन हड़पना चाहते थे और आज उन्हीं किसानों के लिए प्रेम जाग गया है। ये कोई साधारण प्रतिस्पर्धा नहीं है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। विजेता को 100 या 200 नहीं, पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। जी, उसने 1000 कहा? हाँ, 1000। क्या आपने 1000 रुपए बोला? हाँ भाई, जीतने वाले को इनाम में पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। एक 1000 इनाम राशि? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जो भी जीतेगा, सोचो उसकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। कहाँ उम्र बैठ के खा सकते हैं, वो भी बिना किसी काम के। साहब सही थे, गांव वालों का लालच तो अभी से दिखने लगा है मुझे। लालच में आ गया था मैं, लालची हो गया था मैंने अपने गलती से सबक ली है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है सिर्फ। पैसे से बड़ा होता है संबंध, रिश्तों के आगे कुछ मायने नहीं रखता है। मैंने आपके साथ संबंध बिगाड़ा है, अनजाने में विश्वासघात हुआ है मुझसे, और इसके भरपाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा सेठ जी। मूलचंद जी, आपका गुस्सा बिल्कुल उचित है, क्योंकि आपने इसे सिखाया, काबिल बनाया। आप इसके साथ अच्छा व्यवहार भी करते थे, अच्छे से पेश आते थे इसके साथ, इसकी और इसके काम की कद्र भी की। पर जब ये आपको छोड़कर चला गया तो आपको लगा कि इसने आपके साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है आपके साथ। लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है उसका अंदाजा तो इसे भी नहीं था, और इसने स्वीकार भी किया है कि इसने आपका विश्वास तोड़ा है। इसे पछतावा है और ये प्रायश्चित भी करना चाहता है। मूलचंद जी, गलतियां तो हम सभी से हो जाती हैं ना, पर हम उन गलतियों से तो परिभाषित नहीं होते। केवल गलतियों से ही हमारा व्यक्तित्व या हमारा चरित्र निर्धारित नहीं होता। हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व बनता है अपनी गलतियों से सीख लेकर, उन्हें सुधार कर। और इसे अपनी गलती का एहसास है, पश्चाताप भी करना चाहता है। इसके अंदर पश्चाताप की अग्नि देख सकता हूं मैं। तो अब आपको भी अपना क्रोध शांत करके इसे माफ कर देना चाहिए। मूलचंद जी, अगर ये चाहेगा तो इसे कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा, पर यह आपकी सेवा कर कर प्रायश्चित करना चाहता है। इसलिए आप इसे दोबारा अपनी नौकरी पर रख लीजिए। साईं, आप कहते हैं
तो मैं इसे दोबारा काम पर रख लेता हूँ, लेकिन कृपा करके इसे एक बात कह दीजिए कि अगर आइंदा ये काम छोड़ना चाहे तो मुझे सूचित कर। उठो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद जी ने तुम्हें काम तो सिखा दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें खुद सीखना होगा। तुम किस लायक हो, कितना पारिश्रमिक तुम्हें मिलना चाहिए, ये जानने की कला तो तुम्हें आनी चाहिए। और अगर कोई तुम्हें उससे ज्यादा पारिश्रमिक देने के लिए तैयार है तो क्यों? जिस समय उस व्यापारी ने तुम्हें 3 गुना पारिश्रमिक देने की बात की थी, अगर तुमने अपने विवेक से काम लिया होता तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। लेकिन उस समय तो लालच को तुमने अपनी बुद्धि, अपने विवेक पर हावी हो जाने दिया। इसलिए जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। ये लालच में चमक इतनी होती है कि इंसान को अंधा बना देता है। वो लालची व्यक्ति को संबंध, रिश्ते, नाते, दोस्ती, निष्ठा कुछ भी नहीं दिखता। उसे दिखता है तो बस केवल अपना स्वार्थ। राम जी भला करें। जो भी किसान इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो अभी आकर यहाँ अपना नाम लिखा दे, ताकि हमें पता चल सके कि कितने प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में। नामों के पंजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सब लोग यहाँ पे अपना नाम लिखवा दें। मेरा भी नाम लिखिए। काश हम भी किसान होते। सच कहा अंता जी, 1000 मुझे तो 1000 तक गिनती भी नहीं आती। मुझे भी नहीं। चलिए अंता जी। ₹1000? हरिओम, उस 1 बीघे का पूरा अनाज आप ले लेते हो तब भी प्रतियोगिता की लागत नहीं निकलेगी। फिर इन भिखारियों को इतने रुपए देने की क्या आवश्यकता है? है सरदार, है। देखिए, लागत और कीमत 2 अलग अलग चीजें होती हैं। इस प्रतियोगिता की कीमत ₹1000 है। रुपया जरूर 1000 खर्च होगा, लेकिन मुझे जो मुनाफा होगा वो लाखों का होगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। कुलकर्णी सरकार, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा की भावना लोगों के दिलों में किस प्रकार के भाव उत्पन्न कर देती है। शुरू ये हमेशा उत्साह और उत्तेजना के साथ होती है। अभी इस समय शिरडी के लोग बहुत खुश होंगे। हर जबान पे इस प्रतियोगिता की चर्चा होगी, हर घर में इसकी बात होगी। फिर धीरे धीरे
सब लोग अपने अपने ढंग से इस प्रतियोगिता को जीतने की अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे और उसके बाद सपने देखने शुरू करेंगे कि वो इस प्रतियोगिता से जीते हुए 1000 रुपए के साथ क्या करेंगे। अगर मैं जीता तो कुलकर्णी सरकार से भी बड़ा घर बनाऊंगा। 1000 रुपए तो मैं ही जीतूंगा। हाँ, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हर साल मेरी होती है। सुल्तान मेरा हरिभाव हरिभाव। साई, हरिभाव, अगर ये प्रतियोगिता में जीत गया ना तो असलम की शादी बड़े अच्छे से कर पाऊंगा। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अरे हाथ क्यों फैलाओगे तुम? तुम चिंता मत करो सुल्तान, अगर मैं जीत गया ना तो भी अपने असलम की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे हम। देखो और ये तय है कि सबके सपने अलग अलग होंगे। अब किसी एक का सपना पूरा होने का अर्थ ये है बाकी सबके सपने टूट जाएंगे। और जैसे जैसे प्रतियोगिता करीब आती जाएगी वैसे वैसे जीतने की ये इच्छा लालच में परिवर्तित हो जाएगी। जब इनके मन में ये लालच आ जाएगा तब ये यारी दोस्ती, रिश्ते नाते, परिवारजन, आस्था, विश्वास, निष्ठा, इन सब के बारे में सोचना बंद कर देंगे। मैं शिरडी के लोगों के दिलों में ऐसी ही कटुता, द्वेष, ईर्ष्या और नफरत की भावना पैदा कर दूंगा। और ऐसे में यह भी संभव है कि कुछ लोगों को अपनी जमीन से ही नफरत हो जाए, उस जमीन से जिसे उन्होंने अपना खून पसीना एक करके सींचा। और जब उन्हें उसी जमीन से अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसी जमीन ने उन्हें धोखा दे दिया। अमीर बनने की चाह में वो खेती बाड़ी से विमुख हो जाएंगे और अमीर बनने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने शुरू करेंगे। और तब उनकी इसी जमीन को कम दाम में खरीद लूंगा। और जानते हैं कुलकर्णी सरकार, इस सब में सबसे बड़ी हार किसकी होगी? किसकी? साई की। केवल 1000 रुपए की कीमत अदा करके उस साई का श्रद्धा और सबूरी का सिखाया हुआ पाठ शिरडी वासियों के दिल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। 1000 रुपया, केवल 1000 रुपया काफी है साई का अस्तित्व समाप्त करने के लिए। ऐसी अचूक योजना पहले क्यों नहीं बनाई रत्नाकर जी? हर चीज का समय होता है कुलकर्णी सरकार, और वैसे भी ये मेरी बनाई नीति नहीं है, अंग्रेजों की नीति है ये। तभी तो वो यहां राज कर रहे हैं। यदि हम शिरडी के लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर देते हैं, विवाद उत्पन्न कर देते हैं, तो वो सब आपस में लड़ने में ही व्यस्त रहेंगे, एक दूसरे से जूझते रहेंगे। हरिओम। और जब ये आपस में ही जूझते रहेंगे तो फिर किसी और चीज पर इनका ध्यान ही नहीं जाएगा। तब ऐसे में साई को कौन पूछेगा? और जब भक्त ही नहीं रहेगा
तो भगवान को कौन पूछेगा। इतनी बड़ी धनराशि? वही तो आई, सारे गांव में इसकी चर्चा है। आप वहां होती तो देखती। जैसे ही नंदलाल ने किसानों को अपना नाम लिखाने के लिए कहा, सारे किसान टूट पड़े, जैसे कोई भगदड़ मच गई हो। मैं तो हैरान रह गया और इसी वजह से उस प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया। बिल्कुल सही किया आपने। इनाम रत्नाकर की तरफ से है। अगर वो पैसे देने वाला है तो मुझे विश्वास है इस प्रतियोगिता से किसी का भला नहीं होने वाला। और फिर रत्नाकर ने ही साई को उसकी द्वारका माई से बेदखल करने की, उसे निकालने की कोशिश की थी। फायजा एकदम सही है। वैसे भी मुझे ये रत्नाकर है ना, इस पे जरा भी भरोसा नहीं है। अरे एक कुलकर्णी सरकार कम था क्या इस गांव में, जो वो रत्नाकर भी आ गया? जिस प्रतियोगिता में शुरू से ही इतना बवाल मचा हो, इतना कोहराम मचा हो, जिसकी शुरुआत ही ऐसी हो, उसका अंत क्या होगा? सुल्तान, काश अगर आज मेरे खुद के बैल होते मेरे पास, तो मैं खेती पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाता और फिर मुझे लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा अनाज उगा लेता। क्या हुआ सुल्तान? होना क्या है हरिभाऊ, कमाल की बात करते हो। क्या मेरे बैल तुम्हारे बैल नहीं है? बना दिया ना पराया। अरे नहीं नहीं, अरे छोड़ो, सालों से हम एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं, आज अचानक ये अपना और पराया कहां से आ गया? ये जो हमारे बीच सालों से ये लेन देन का सिलसिला चल रहा है, क्या ये यूं ही बरकरार नहीं रह सकता? बताओ। और याद है, कल ही तुमने मुझसे कहा था कि अगर ये प्रतियोगिता तुम जीतते हो तब तुम असलम की शादी में मेरी मदद करोगे। कहा था, तुम जीतो या मैं जीतूं, जीत तो हम दोनों की है ना। चाचा, तुम किस फसल की बुआई करोगे? हम तो धान बोएंगे, सबसे ज्यादा उपज धान में होती है। तुम क्या बोने जा रहे हो? मैं तो प्याज बोने जा रहा था, लेकिन अब मैं बाजरा बोने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसे बोने से मेरे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि सब्जियों की पौधे जगह भी ज़्यादा लेते हैं और उपज कम देते हैं। इस पंख की तरह हमारे दोस्त भी दो हिस्सों में बट गए हैं। दो टोली बन गई है दोस्तों की। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अली कहता है अगर उसके साथ खेलना है तो उसकी टोली में शामिल होना पड़ेगा। उनकी बुद्धि तो घास चरने गई है, वो जिद्दी है, लेकिन हम अपनी बात मनवाना जानते हैं। हम क्यों उनकी टोली में शामिल हुए? तो फिर हम खेलेंगे किसके साथ? हम करेंगे क्या? अच्छा हुआ साई तुम आ गए। हमारे दोनों दोस्त लड़ बैठे हैं। दो टोली बनाई है अली और भीमा ने। वो दोनों हमारे दोस्त हैं। हम किसी एक की टोली में नहीं जा सकते। लेकिन फिर हम खेले भी तो किसके साथ? ये सब केवल इस पंख के कारण हुआ है। अगर तुम अपने दोस्तों को फिर से मिलाना चाहते हो
तो इसके लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। सलीम भाई को खीमा बहुत पसंद आएगा। हाँ सुलभा, भामा को भी मैंने ही काम दिया है। वो मेरे लिए कढ़ाई का काम करती है, तुम भी कर लेना। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गर्मियों का मौसम है तो धंधा भी बिल्कुल ना के बराबर है। सलीम भाई तो कह रहे थे कि धंधा मंदा है और ये रेहाना लोगों को काम बांट रही है। नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा ख्याल आ भी कैसे सकता है। चिंता मत करो सुलभा, रेहाना पहले भी गांव की कई औरतों को कढ़ाई का काम दे चुकी है और मुझे विश्वास है कि अगर तुम भी कढ़ाई का काम करोगी तो बड़े आराम से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। ये क्या? बायजा अक्का कह रही है कि रेहाना ने बहुत सी औरतों को काम देकर मदद की है और सबका गुजारा उस काम से अच्छे से हो जाता है। तो क्या ये झूठ है कि रजाई का कारोबार नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो सलीम भाई को असलम के अब्बा से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों वो हम लोगों के सामने अपनी गरीबी का रोना रोते हैं? क्यों वो कहते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा है? बायजा का ईमानदारी से कहूँ तो इस वक्त कारोबार पहले की तरह नहीं चल रहा है। गर्मियों में कोई रजाई भी नहीं खरीदता। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुसीबत में अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इसलिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं सुलभा को काम देने की कोशिश करूंगी। सुलभा, रेहाना ने कहा ना कि उसके पास जो भी काम होगा वो तुम्हें देगी, और मैं भी तो हूँ, मैं और 2-4 लोगों से बात करूंगी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ चल ना अली, लुका छुपी खेलते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा खेलने का। यार एक तो हम पहले से ही इतने कम लोग हैं, उस पर से तू भी नहीं खेलेगा तो क्या मजा आएगा? मजा आए या ना आए, हम लोग जितने भी लोग हैं उसमें ही खेलने की आदत डाल लो तुम लोग। अली, भीमा कहाँ है? वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं उसे कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। उसके बारे में तुम मुझसे क्या पूछ रही है? वो कहीं पे भी जाए, मुझे उससे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उसकी टोली में जाने का फैसला कर लिया? अली, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम सब मेरे दोस्त हो और अपने झगड़े पे मुझे मत घसीटो। झिपरी झिपरी, कहीं तुम भीमा को तो नहीं ढूंढ रही हो ना? मैंने उसे जंगल की ओर जाते हुए देखा। वो अकेला था और उसके साथ कोई नहीं था। क्या? अकेला? उसे क्या जरूरत थी जंगल में अकेले जाने की? क्या उसे पता नहीं कि वहाँ खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और अगर किसी भी जानवर ने उस पर हमला कर दिया तो? हमें भीमा को ढूंढने जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारी तो उससे लड़ाई है ना, तुम तो उससे बहुत गुस्सा हो ना। लड़ाई हुई तो क्या हुआ? मैं उसे जंगल में जाने दूं? जा उसे बाघ खा ले। नहीं नहीं। भीमा, 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 मैंने अभी अली को जंगल जाते हुए देखा। मुझे लगता है फिर से वो आम के पेड़ के पास आम तोड़ने गया है। क्या? उस जंगल में तो बहुत से खतरनाक जानवर हैं। अगर उसे किसी जानवर ने कुछ कर दिया तो? मेरी माँ कहती है कि उधर एक बार एक लड़का अकेले गया था और अब तक वापस नहीं आया है। चलो उसे रोकते हैं। ये अली बिल्कुल पागल हो गया है। एक बार इसी चक्कर में अपना हाथ तोड़वा चुका है। मुझे जाना होगा। भीमा! भीमा!
अली अली भीमा अली अली भीमा किधर है? कहीं भीमा को शेर तो नहीं खाएगा? नहीं नहीं भीमा अली 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 आज तक कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं की उसने। वो हमेशा मेरे साथ ही यही वही जाता था। हे भगवान मेरे दोस्त अली की रक्षा करना। या अल्लाह मेरे दोस्त भीमा की हिफाजत करना। अली भीमा भीमा अली भीमा अली भीमा तू यहाँ है? अल्लाह का शुक्र है तू मुझे मिल गया। रुक मैं वहां आता हूँ। फिक्र हो रही थी तेरी, डर गया था मैं। और तुझे अकेले जंगल आने की क्या जरूरत थी? मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया, वरना मैं यहाँ क्यों आता? और तू बता, तू यहाँ आम तोड़ने क्यों आया? क्या आम तोड़ने? मैं? साई, ये सब क्या है? हमने तुम्हें मिलने के लिए झूठ बोला, लेकिन पहले पहले कोई असर नहीं दिख रहा था तुम दोनों पर। हमें लगा कि हम क्या करेंगे। तुम्हारी योजना काम नहीं की साई। उन दोनों ने प्रतिक्रिया नहीं की। सबुरी लक्ष्मी सबुरी। मैं जानता हूं उनका गुस्सा पानी के बुलबुले के समान, केवल दिखावा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत देखभाल करते हैं और बहुत जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। साई बिल्कुल सही थे, योजना काम कर गई। साई, क्या ये योजना आपकी थी? क्यों किया आपने ऐसा? आप तो कहते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ साई, झूठ बोलना तो गलत बात है ना। बिल्कुल सही। जिस झूठ से किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ हो, वो झूठ कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोगों की दोस्ती की बात करें तो ये झूठ नहीं था। सच तो ये है कि एक दूसरे के बिना तुम लोग कहीं खो गए थे। अली, क्या तुम्हारी आदत नहीं है कि तुम अभी भीमा से झगड़ा करोगे और थोड़ी देर बाद उसके ही साथ खेलोगे? और भीमा, क्या तुम अली के बिना बिल्कुल अकेले नहीं हो गए थे? बोलो, क्या तुम लोगों को अलग अलग खेलने में अच्छा लग रहा था? सच तो ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हो, एक दूसरे का ध्यान रखते हो, देखभाल करते हो। लेकिन बस एक छोटी सी चीज के लिए, एक पंख के लिए आपस में झगड़ा कर बैठे। क्या ये बात सही है? अच्छा तो तब होता जब तुम में से एक खुश होता कि पंख दूसरे के पास है,
या फिर दोनों ही उस पंख को त्याग देते। पर तुमने त्याग किस चीज का किया? अपनी दोस्ती का। मेरी बात हमेशा याद रखना, जो चीज लोगों के बीच झगड़ा कराए उससे हम सभी को हमेशा दूर रहना चाहिए। जो चीज मन में लालच पैदा करे वो चीज किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। हाँ साई। आपस में लड़ाई झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। वाकई में ये प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी है। आदाब भाभीजान। हाँ तो भाईजान, क्या सोचा है आपने? इस बार हमें अपने खेतों में कौन सी फसल बोनी चाहिए? देखो, धान की खेती में पानी की जरूरत होगी, सो तो है। तुम्हें तो मालूम ही है शिरडी में पानी की कमी है। हमें ऐसी फसल की बुवाई करनी होगी जो इस मिट्टी में अच्छे से और तेजी से बढ़े और उसकी उपज भी ज्यादा से ज्यादा हो। मेरे ख्याल से बाजरा या ज्वार सही रहेगा। आप जो भी फैसला लें मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमें अपने खेतों में अच्छी किस्म की खाद डालनी चाहिए जिससे फसल तेजी से बढ़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा उपज भी दे। कह तो सही रहे हो तुम, लेकिन सलीम, इसके लिए हमें शहर जाना होगा और वक्त बहुत कम है। आप फिक्र क्यों करते हैं भाईजान? जब मैं रजाइयां बेचने के लिए शहर जाऊंगा तो वहां के बाजार से अच्छी किस्म की खाद के बारे में जानकारी ले लूंगा। हमें इस बार अपनी खेती में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो इनाम की रकम हमें ही मिले। इंशाअल्लाह। सलीम, अगर ये रकम हम जीत गए तो हमारे जितनी भी मुश्किलात हैं सब खत्म समझो, और असलम की शादी में 4 चांद लग जाएंगे और हम एक बड़ा और बेहतर घर बनाएंगे जहां हम सब लोग एक साथ रह सके, जैसे बचपन में रहा करते थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। इंशाअल्लाह। और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा पैसा बचेगा जिसे मैं अपनी रजाई के कारोबार में लगाऊंगा और उसे खूब बढ़ाऊंगा। मेरा शक सही निकला। सलीम भाईजान और रेहाना सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। जो चीज मन में लालच पैदा करे वो चीज किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। आपस में लड़ाई झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वादा करो, सबसे पहले तुम लोग अपनी दोस्ती को महत्व दोगे, उसके बाद ही किसी दूसरी चीज को। मैं वादा करती हूँ साई। मैं भी वादा करता हूँ साई। मैं भी करती हूँ वादा। मैं वादा करता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि हम लोग दोस्ती के बीच किसी को भी नहीं आने देंगे। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। तो पहले जैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी दोस्ती की तरह। अब तुम लोग
इस पंख को हमेशा अपनी दोस्ती की निशानी के रूप में, अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में अपने पास रख सकते हो। हाँ। चाहो तो बारी बारी से अपने घर भी ले जा सकते हो। खेलने आते समय अपने साथ ले आना, पर तुम्हें इस पंख का ध्यान पूरे प्यार से, पूरी सौम्यता से रखना होगा। हमारे रिश्ते नाते, हमारी दोस्ती, हमारे संबंध भी इस पंख की तरह ही कोमल, नाजुक होते हैं। हमें उनका ध्यान पूरी सौम्यता के साथ रखना चाहिए। अगर हम कठोरता से, जबरदस्ती से इनके साथ पेश आएंगे तो ये टूट जाएंगे। लेकिन अगर तुम सब प्यार से एकजुट होकर इन्हें पोषित करोगे तो ये और भी मजबूत बनेंगे, बरकरार रहेंगे। ये साई, हम इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। भीमा, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। नहीं अली, गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। मेरी गलती थी। बस बस, अब वापस मत शुरू हो जाना। साई, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम शिरडी में वापस आ गए। अगर तुम नहीं आते तो हम सबको ये कौन सिखाता। जिस सरलता से ये बच्चे अपने झगड़े, अपने मतभेद भुलाकर फिर से एक हो जाते हैं, उसी सरलता से हम बड़े अपने मसले क्यों नहीं हल कर सकते। अल्लाह मालिक। लीजिए, खाना लजीज बना है ना? बेहद। सुनिए, कहिए। आज मैं वो हिमालय के सलीम भाईजान के घर पर गई थी, लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले मैंने कुछ ऐसा सुना कि मैं वहीं रुक गई। अब ऐसा क्या सुन लिया? वो सुलभा है ना, रेहाना उसे काम दे रही थी। काम? कैसा काम? वही रजाई के गिलाफ पर कढ़ाई का काम। वो सलीम भाई तो कह रहे थे कि अभी धंधा मंदा है। वो अगर सच कह रहे हैं तो रेहाना गांव की औरतों को काम कैसे दे रही है? बेगम, आपने रेहाना से इस बारे में बात की? वो सुलभा को क्या काम दे रही थी, ये आपने उससे पूछा? नहीं, वो मुझे बस तो आपके साथ तो यही दिक्कत है ना कि आप आधी अधूरी बातें सुनती हैं और मनी मन खिचड़ी पकाने लग जाती है, कुछ का कुछ समझने लग जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको गलतफहमी हुई है। अरे, जब सलीम कह रहा है कि कारोबार उसका मंदा चल रहा है तो वो सच कह रहा है। मेरी बात तो कभी आप सुनते ही नहीं हैं। सलीम के मामले में आप गलत हैं। याद कीजिए, जब मैंने सलीम से पैसों का जिक्र किया था तो फौरन उठ के उसने बक्सा खोलकर चंद पैसे अपने लिए रख के बाकी सारे पैसे उसने मुझे दे दिए थे। याद कीजिए। हाँ, मैंने देखा था कि उन्होंने आपको कितना दिया था, लेकिन आपको कैसे पता कि वो अपने सारे पैसे उसी एक डब्बे में रखते हैं? देखिए, हमें तो ये भी नहीं पता कि रजाई के कारोबार से आमदनी कितनी होती है। हमारी खानदानी ज़मीन है और मैं ये बखूबी जानती हूँ कि उस ज़मीन पर सलीम भाई का भी उतना ही हक है जितना आपका। लेकिन आप ही बताइए, आज तक एक बार भी उन्होंने खेती के काम में आपकी मदद की है? क्योंकि बेगम वो रजाई का कारोबार संभालता है। मुझे पता है, लेकिन काम तो सारा आप ही करते हैं ना। फसल बेचने के बाद उनके हक का जो हिस्सा होता है आप उन्हें दे ही देते हैं ना। बेगम, आपको ये तो बाखूबी याद रहा, लेकिन आप ये भूल गई कि रजाई की कमाई से जो मेरा हिस्सा बनता है वो तो सलीम लाके मुझे देता है ना। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, जबकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि खेती से जो आमदनी होती है उसके 2 हिस्से बनाकर एक हिस्सा आप सलीम भाईजान को दे देते हैं
और दूसरा हिस्सा अपने लिए रखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलीम भाईजान ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि रजाई के कारोबार से आमदनी कितनी होती है। हाँ बेगम, जैसे हमें नहीं मालूम कि रजाई के कारोबार से सलीम को क्या आमदनी होती है, वैसे सलीम को भी कहाँ मालूम कि हमारी क्या आमदनी होती है। ना कभी उसने आके हमसे पूछा, क्योंकि जितना मुझे उस पर भरोसा है उतना ही उसे मुझ पर भरोसा है। हाँ, आपको भरोसा नहीं है तो सिर्फ मुझ पर। सलीम भाईजान तो जैसे... बस बेगम, अब मैं सलीम के खिलाफ और एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं अपने भाई को आपसे बेहतर जानता हूं। ये जो आप मुझे सलीम के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है ना, ये मत कीजिए। और जो कुछ भी आपने सुना, मुझे उस पर एतबार नहीं है। अरे अरे सुनिए, आपने खाना क्यों छोड़ा? नाराज क्यों हो रहे हैं आप? मैं तो बस आपसे इतना ही कह रही थी कि वो सलीम मियां और... आज भी हमसे किसी ने कंबल नहीं खरीदा। ऐसे कैसे काम चलेगा हमारा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। गर्मियों में ये परेशानी तो हर साल आती है, लेकिन इस बार असलम के निकाह की वजह से ये परेशानी पहाड़ के जैसी लग रही है। भाईजान ने भी मदद मांगी है। पैसे जुटाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रत्नाकर जी की प्रतियोगिता से एक उम्मीद जगी है, लेकिन उसके लिए मुझे और भाईजान को अच्छी किस्म की खाद और बीज चाहिए होगा ताकि फसल अच्छी से अच्छी हो। लेकिन हालात तो ऐसे हैं जैसे खाद खरीदने के लिए भी पैसे जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पल ठहरते हैं। हाँ। इतनी गर्मी है कि लोग अपने घरों से भी नहीं निकल रहे हैं। सिवाय साईं के। राम जी भला करें। कौन सी परेशानी सता रही है तुम लोगों को? रोजगार मंदा होने की वजह से हम लोग परेशान हैं। इस गर्मी के मौसम में कोई भी हमसे कंबल नहीं खरीद रहा है। अब तो गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है साईं। क्यों नहीं ग्राहकों को थोड़ी छूट देते थे तुम लोग? हो सकता है अपना फायदा देखकर ग्राहक अभी से ही कंबल लेकर अपने घरों में रख ले, क्योंकि ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों के दौरान रजाइयों के कंबलों के भाव बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा करोगे तो इससे तुम लोगों का भी फायदा है और ग्राहकों का भी। अगर आप कह रहे हैं तो यही सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है साईं, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। इस बेशकीमती सलाह के लिए शुक्रिया साईं। मेरी एक सलाह और मानोगे तुम? जरूर साईं। इसी जगह पर रुके रहो। इतनी गर्मी में साईं, अगर आप कह रहे हैं तो हम जरूर रुकेंगे। अल्लाह मालिक। आखिर साईं इतनी गर्मी में हमें यहाँ खड़े होने के लिए क्यों कह गए हैं? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि साईं कोई भी बात बेवजह नहीं बोलते। सबको अमीर बनना है। आप यकीन मानिए कुलकर्णी सरकार, इस प्रतियोगिता में किसानों के भाग लेने का पंजीकरण शाम तक चलता रहा, फिर भी लोग आ रहे थे। नंदलाल तो बता रहा था कि तांता लगा हुआ था लोगों का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि शिरडी में इतने किसान हैं। हरिओम। रत्नाकर जी, शिरडी में नहीं तो क्या शहर में होंगे किसान। लेकिन रत्नाकर जी, मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये प्रतियोगिता 100% सफल होने वाली है। वैसे कितने किसानों ने अपना नाम लिखवाया है? नंदलाल, सूची दिखाओ। जी। हरिओम हरिओम।
हरिओम। लगता है शिरडी के सारे किसानों ने अपना नाम पंजीकृत करवाया है, हाँ? मुझे इसी का अनुमान था। अप्पा पाटिल ने अपना नाम नहीं लिखवाया है इसमें। कुलकर्णी सरकार, अप्पा पाटिल अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि शिरडी के किसानों को फंसाने के लिए जो जाल मैंने बुना, उनमें से अधिकांश पके हुए आम की तरह टपक के उसमें गिर पड़े। अब हमें इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाना है। लाभ तो मैं उठाऊंगा रत्नाकर, क्योंकि कोई भी किसान अपने खेतों में अनाज का उतना उत्पादन नहीं कर सकता जितना कि मैं। 1000 रुपए का प्रश्न है, वो गांव के भिखारियों को मिले, हो ही नहीं सकता। हरिओम। काफी वक्त हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। चलो। रिहाना, अरे वहीनी, इतने गर्मी में आप किधर से आ रही हो? कुछ जरूरी काम था, वरना इतनी गर्मी में कौन घर से बाहर निकलता है। कोई बात? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, अपने रिश्तेदारों के साथ हम सब अगली सर्दियों में तीर्थ यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं। बस इसी सिलसिले में बात करने गई थी कि कौन कौन साथ जाएगा, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन किस चीज़ का खर्चा उठाएगा या अपने साथ लेके जाएगा, बस यही सब। क्यों नहीं ग्राहकों को थोड़ी छूट देते थे तुम लोग? वही नहीं, अगर आप लोग सर्दियों में जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कंबल और रजाइयों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वो तो पता है, जब सर्दियाँ आएंगी तो उस समय देखा जाएगा। और वही नहीं, अगर आपने हमसे इस समय खरीदा तो हम आपको 20% छूट देंगे। क्या है ना, गर्मियों का मौसम है तो ग्राहकों के लिए खास छूट है। सच में? फिर तो मैं अभी ही खरीद लूंगी। तो आपको कितने की जरूरत होगी? अगर मुझे कम दाम में मिल रहा है तो मैं कंबल की जिम्मेदारी ले लेती हूँ और अपने नंदोई से कह दूंगी कि वो गाड़ी का खर्च उठा ले। मैं 20 कंबल लूंगी। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास 10 ही कंबल हैं। बाकी के 10 कंबल जल्द से जल्द बनाकर आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, दुकान पर आकर तुम पैसे ले जाना। अब मैं चलती हूँ और तुम लोग भी घर जाओ, धूप बहुत है, बीमार पड़ जाओगे। अरे वाह, 20 कंबल! इतने तो हम 2 महीनों में भी नहीं बेच पाते। सच में साई कमाल है ना। वो कब, क्या और क्यों कहते हैं, ये तो उस वक्त किसी के समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर उनकी बात पर अमल कर लिया जाए फायदा हमारा ही होता है। बिल्कुल, अब मैं अच्छी किस्म की खाद खरीद सकूंगा। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। रत्नाकर जी की प्रतियोगिता के लिए, उसे जीतने के लिए अच्छी फसल की पूरी कोशिश कर सकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही
उचित कहा आपने। वैसे सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं भी सम्मिलित हो जाऊं इस प्रतियोगिता में। 1000 रुपए का विजयी होने का लोभ नहीं है मुझे। अगर मैं भी इसमें सम्मिलित हो गया तो किसी को हमारी योजना पर संदेह नहीं होगा। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम्हारे मन में तो उस दिन से ही लड्डू फूट रहे हैं जिस दिन से 1000 रुपए के इनाम के बारे में तुम्हें बताया था। तुम्हें भाग लेना है ना, लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी निर्णय तो मेरे ही हाथ में है कुलकर्णी सरकार। किस सोच में डूबे हैं रत्नाकर जी? अति उत्तम सुझाव है आपका। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आपका ये सुझाव ही 1000 रुपए के मूल्य का है। हरिओम। तो ये निश्चित रहा कि मैं भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहा हूं। हाँ। प्रतीत होता है कि जैसे ईश्वर मेरे साथ है। अधिक मास में मेरे पास अधिक धन आने का प्रबंध कर दिया है उसने। हरिओम। अधिक मास क्या होता है साईं? अध्यापक जी ने हमें केवल 12 माह तक ही पढ़ाया था और उन महीनों में अधिक मास का नाम भी नहीं था। मैंने सुना है आजकल अधिक मास चल रहा है। जिससे सुना सही सुना है। आमतौर पर साल में केवल 12 महीने ही होते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 32 माह और 16 दिन में एक बार, यानी हर तीसरे वर्ष अधिमास आता है। वो तो ठीक है, लेकिन लोग इस माह में एक दूसरे को दान क्यों करते हैं? भेंट उपहार क्यों देते हैं? 12 महीने 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए गए। ये एक पौराणिक कथा है, पर 13वें मास के लिए कोई भी देवता निर्धारित नहीं किए गए। इसलिए लोगों ने उसे मल मास यानी खराब महीना कहना शुरू कर दिया। इससे इस 13वें महीने को बहुत बुरा लगा। मैं 13वें महीने की तकलीफ समझ सकती हूँ साईं। लोग मुझसे दूर रहते थे, दुत्कारते थे। कुछ ऐसा ही समझ लो। 13वां महीना दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया, तो भगवान विष्णु ने उसकी व्यथा सुनकर उसे अपना नाम दे दिया। पुरुषोत्तम कहकर पुकारा उसे। तब से सब लोग उसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहने लगे। इस मास में लोग दान, पुण्य, व्रत, उपवास, ध्यान, पूजा पाठ आदि करते हैं, अपनों को उपहार देते हैं। जैसे तुमने मेरी मदद की, वैसे ही विष्णु भगवान ने अधिक मास की मदद की। है तो मीठा। वाह 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 रुक्मिणी, अधिक मास की ऐसी गर्मी में तुमने तो ये मतलब कमाल कर दिया। तरबूजा। वाह 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 दादा, अकेले अकेले खा रहे हो ना, बहन को दिए बगैर। रुक्मिणी, वो और एक तरबूज लाया हूं ना, छोटा वाला। हाँ वो लेके आ, वो इसके लिए है। जी। हाँ, तुम्हें छोड़ के इस घर में कोई कुछ खाता है भला? दादा, वैसे तुम आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत ही प्रसन्न हूं मैं चू, बहुत ही प्रसन्न।
जैसे मैंने सोचा था वैसा ही सब घटित हो रहा है अधिक मास में। अधिक मास? तब तो अच्छा मौका है। दादा से अधिक मास का उपहार मैं अभी मांग लेती हूँ। दादा, अधिक मास चल रहा है ना, तो अधिक मास में तो घर की बेटियों को उपहार मिलता है ना, मुझे भी उपहार चाहिए। सच कहा तुमने, लेकिन उपहार तो लड़की के ससुराल में भेजा जाता है मायके से मायके नहीं। वो सब मुझे नहीं पता दादा, उपहार तो मुझे चाहिए, मायका हो या ससुराल, उपहार तो घर की बेटी को मिलता ही है ना। अब ये वही नहीं, ये अगर अपने मायके में होती तो क्या इसके मायके वाले ये कहते कि इसको उपहार नहीं देंगे? क्या हुआ? खाना खेत पर भिजवा देना, बाजार से सीधा खेत जाऊंगा। और हाँ, शाम को लौटने में देर हो जाएगी, वो सलीम के साथ बाजार जाना है बीज लाने। क्या बेगम, तुम्हें अभी भी सलीम पर शक है? मेरी बात मानो, ये गलतफहमी मत पालो। ये 1000 रुपए का इनाम सुन के ना तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। सुल्तान मियाँ, कैसे हैं? सब खैरियत? जी सब खैरियत। अब बताइए कैसे आना हुआ? सलीम को ढूंढ रहा था, वो घर पर मिला नहीं। बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेगा? लेकिन इस वक्त तो उसे घर पे ही होना चाहिए था, कहीं गया होगा। बताइए, आपको कोई काम था उससे? हाँ, उससे कंबल खरीदे थे और उसी के पैसे देने थे। हाँ, पूरे 20 कंबल खरीदे। वो आए तो उससे कहना मुझसे आकर मिल ले। चलता हूँ। सुना आपने? अब तो यकीन आ गया आपको? कहाँ आपका भाई कह रहा था कि धंधा मंदा चल रहा है। यहाँ तो एक आदमी को 20 कंबल बेचे हैं उन्होंने। ये तो गनीमत है कि हमको पता चला। खुदा जाने कितने कंबल रोज बिकते होंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे हो सकता है कि... अरे कब तक आंखों पर पट्टी बांध के रहेंगे आप? और कौन से अपने ऐशो आराम के लिए पैसे मांगे थे? असलम के चाचा है सलीम भाईजान, अपने भतीजे के निकाह पे हाथ बटाना उनका फर्ज है। चलिए, ये बात भूल जाइए कि मैंने क्या कहा था। लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि हमारे असलम की कोई परवाह नहीं है सलीम भाईजान को, वरना इस तरह से झूठ नहीं बोलते कि धंधा मंदा चल रहा है। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गर्मियों का मौसम है, तो धंधा भी बिल्कुल ना के बराबर है। सही कह रही हो। अपने निकाह के चंद दिनों बाद सलीम मेरे पास आया और कहने लगा कि वो खेती बाड़ी नहीं करेगा, रज़ाई कंबल का कारोबार करेगा। छोटा भाई है, तरक्की करेगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर उसका रवैया मेरे लिए ऐसा है तो फिर ठीक है, आज से वो अपना कारोबार संभाले और मैं अपना बाजार में अकेले जाऊंगा। और हाँ, अब इस प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ हर फैसला मैं अकेले ही लूंगा। साईं, मुझे उदी चाहिए। मैंने सुना है उससे लोगों को बहुत फायदा होता है। माई, आप क्या किसी बीमारी से पीड़ित हैं? हाँ, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं। मैं अपनी गरीबी से पीड़ित हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करती हूँ। एक पत्नी और माँ के रूप में मुझ पे जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं ये भूल गई हूँ कि मैं एक बेटी भी हूँ। अपने मायके गए
मुझे वर्षों हो गए साईं। ऐसा नहीं है कि मेरे पति मेरी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन आमदनी कम है, ऊपर से घर चलाने की जिम्मेदारी। अधिक मास चल रहा है और मैं अपने मायके जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जाना तो दूर, अपने माँ बाप और तीनों भाई बहनों के लिए कुछ भेजने की हैसियत भी नहीं है मेरी। आप मुझे उदी दे दीजिए, मैं ये उन्हें भेज दूंगी और यहीं से उनके लिए प्रार्थना और मंगल कामना करूंगी। उदी का महत्व तो किसी भी उपहार से कई गुना ज्यादा है। अगर ऐसी बात है तो आपको उदी जरूर दूंगा, लेकिन क्या ये टोकरियां बनाने में आप मेरी मदद करेंगी? मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी साईं, लेकिन इस काम के लिए आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे? मुझे आपसे पैसे मांगना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर मिल जाएंगे तो इस गरीब की कुछ मदद हो जाएगी। माई, मैं खुद भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता हूं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी साईं, पर उसके बाद आप मेरे मायके के लिए उदी देंगे ना? जरूर दूंगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।